आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 6 की। हमने इससे पहले क्या बात कर रखा था? इससे पहले बात कर रखा था इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है। आज हमने बात करना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर ही क्या आता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर रूल ऑफ लॉ क्या बेसिक स्ट्रक्चर है? रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ को सबसे पहले किसने दिया था? एवी डाइसी ने दिया था। और एवी डाइसी कौन थे? एवी डाइसी थे ब्रिटिश जूरिस्ट। कौन थे? ब्रिटिश जूरिस्ट। इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है इनमें क्या है, इनमें टोटल 3 एलिमेंट्स है या 3 एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं इसको। रूल ऑफ लॉ का मेनली क्या है? मेनली 3 एलिमेंट्स बोल सकते हैं या 3 एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं कि इस इन इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बनता है आपका रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ क्या है? ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में माना जाता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है। पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का absence of arbitrary power, that is no man can be punished except for a breach of law। मीन्स रूल ऑफ लॉ का पहला कॉन्सेप्ट है absence of arbitrary power। मीन्स आपके पास हद से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, या फिर आप उनको पनिश नहीं कर सकते जो कि लॉ को ब्रीच नहीं किया है। जिसने लॉ को ब्रीच किया है, जिसने लॉ को तोड़ा है, आप उसको पनिश कर सकते हो। लेकिन जिसने इन चीजों को नहीं किया है, लॉ को ब्रीच नहीं किया है, आप उसको पनिश नहीं कर सकते। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है रूल ऑफ लॉ का। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स, टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोड्स। मीन्स ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसमें इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स तो दिया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ है, उसमें से इक्वल सब्जेक्शन ऑफ क्या कर दिया गया? ऑल सिटीजन्स दिया गया। अब ऑल सिटीजन में चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल्स हो, नॉन ऑफिशियल्स हो, कुछ भी हो, तो उसका जो भी कानून है वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। मीन्स कोर्ट में बनेगा। मीन्स वो कहाँ से एडमिनिस्टर्ड होगा? वो बनेगा नहीं, सॉरी, वो कहाँ से एडमिनिस्टर्ड होगा? वो कोर्ट से एडमिनिस्टर्ड होगा। दूसरी बातें होगी हमारी रूल ऑफ लॉ की। तीसरी बात रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? तीसरी बात रूल ऑफ लॉ कहता है द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, that is the constitution is the result of rights of the individuals as defined and enforced by the courts of law rather than the constitutions being the source of individual rights। इसमें क्या बात होगी? इसमें बात कहता है, इसका 100 बात की एक बात यह है कि प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के राइट्स का प्राइमेसी, ये एविडेंसी के थ्रू क्या है? एविडेंसी क्या कहता है कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स का। ठीक है। मीन्स राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके क्या बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। मीन्स बहुत सारे राइट्स को मिला करके क्या बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। लेकिन रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अलग अलग बात दोनों है। क्या क्या बात है? पहली बात क्या कर दिया कि बहुत सारे राइट्स मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ये हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अधिकार मिलता है। हम लोगों से हमारा राइट्स मिल करके संविधान नहीं बनाया गया है। संविधान से हमें अधिकार मिलता है। दोनों बात अलग है कि हमारा बहुत सारा राइट्स मिला करके संविधान बनाया गया है, ये बातें नहीं है। हमें संविधान बनाने के बाद अधिकार मिला है। मीन्स हमें संविधान से राइट्स मिलता है। तो ये चीजें क्या है? ये तीसरी बातें जो है, तीसरी बातें हमारे देश के ऊपर लागू नहीं होता है। एविडेंसी का ये तीसरी बात है, रूल ऑफ लॉ की तीसरी बातें क्या है? हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। 2 बातें तुम्हारे ऊपर लागू होती है कि किसी के पास आर्बिट्री पावर नहीं होगा। पहली बात ये होगी। दूसरी बातें है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन होने के बाद भी ये जो लॉ एडमिनिस्टर्ड होगा वो कोर्ट से एडमिनिस्टर्ड होगा। जिस भी लैंड पे आप रह रहे हैं उस लैंड पे क्या होगा? वो लॉ कहाँ से एडमिनिस्टर्ड होगा? वो लॉ कोर्ट से एडमिनिस्टर्ड होगा। 2 बातें होगी। तीसरी बातें क्या कह रहे थे एविडेंसी? तीसरी बातें ये कह रहे थे, या रूल ऑफ लॉ का तीसरा तीसरा एस्पेक्ट क्या है कि बहुत सारे राइट्स मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बना है। लेकिन ये चीजें नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या करता है? हमारा संविधान हमारा सोर्स है। मीन्स हमें जो पावर मिल रही है या हमें जो अधिकार मिल रही है वो संविधान से मिल रही है।
बहुत सारे पावर मिल करके संविधान नहीं बनाया गया है। संविधान बना है वहां से, उसके बाद हमें राइट्स मिला है। ठीक है, आगे बातें समझिए। 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे रूल ऑफ लॉ के। उसके बाद द फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम, ने बात कर ली। पहला और दूसरा एलिमेंट्स एप्लीकेबल है इंडियन सिस्टम के लिए, एंड नॉट द थर्ड वन, तीसरा एप्लीकेबल नहीं है इंडियन सिस्टम के लिए। ठीक है, इन द इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। इंडियन सिस्टम में क्या है कि संविधान सोर्स है इंडिविजुअल राइट्स का। इंडियन सिस्टम में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज ए बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय द अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि रूल ऑफ लॉ को आर्टिकल 14 में एम्बॉडीड किया गया है। रूल ऑफ लॉ को आर्टिकल 14 में एम्बॉडीड किया गया है। इज ए बेसिक फीचर्स, मीन्स ये रूल ऑफ लॉ जो है ये क्या है, ये बेसिक फीचर्स है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको अमेंड नहीं कर सकते। ये अमेंडमेंट के लिए नहीं है, मीन्स रूल ऑफ लॉ को हम अमेंड बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कुछ है कि इक्वालिटी के अगेंस्ट में क्या है, एक्सेप्शंस है। किसी बहुत सारे लोगों को क्या मिला गया है, एक्सेप्शंस मिला गया। अब क्या क्या एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल अदर एक्सेप्शंस टू इट। मींस रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो नियम है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए क्या है, इसमें से कुछ कुछ चीजों में क्या है, एक्सेप्शन दिया गया है। जैसे में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट enjoy the following immunities। आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग क्या है, आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट कुछ कुछ इम्यूनिटीज को एंजॉय करते हैं। जैसे में क्या है, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट answerable टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। मीन्स जो भी पावर या जो भी ड्यूटी जो अपने ऑफिस में एंजॉय कर रहे हैं उसके लिए किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या चाहे वो गवर्नर हो, किसी भी कोर्ट में उसके लिए आंसरेबल नहीं होगा। ठीक है, पहली एक्सेप्शन ये होगी। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। मींस कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका ऑफिस चल रहा है, जब तक कि वो ऑफिस में इंस्टीट्यूटेड है या जब तक कि वो ऑफिस में कंटिन्यूड है। कोई भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में क्या होगा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जाएगा। उसके बाद नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर shall be issued from any court during his or her term of office। कोई भी अरेस्ट या इम्प्रिजमेंट को इशू नहीं किया जाएगा कोर्ट से, नहीं किया जा सकता है कोर्ट से जब तक कि वो अपने ऑफिस में है या जब तक कि वो क्या कर रहे हैं, जब तक कि वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में, जब तक कि उसका अंतराल है, जब तक कि वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। मान लीजिए 5 साल का टर्म है, 6 महीने का और टर्म रह गया है, तो वो जब तक वो टर्म खत्म नहीं हो जाता तब तक आप अरेस्ट के लिए कोई भी वारंट इशू नहीं कर सकते। किसी भी जेल के लिए आप किसी भी प्रेसिडेंट या गवर्नर को नहीं वारंट इशू कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग क्या मिला गया है, ये मिला गया आपको 361 के अकॉर्डिंग कुछ मींस एक्सेप्शंस मिला गया। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम। मींस कुछ भी एक्ट उनके द्वारा क्या किया गया हो उसके खिलाफ क्या होगा, कोई सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। अब सिविल प्रोसीडिंग्स अगर होना है, पर्सनल कैपेसिटी में अगर सिविल प्रोसीडिंग्स होना है तो कब होगा, वो एक्सपेंशन ऑफ 2 मंथ्स, मींस 2 मंथ पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को या गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, 2 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ हमें सिविल प्रोसीडिंग्स करना है। तभी क्या हो सकता है, वो सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकता है, उससे पहले सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। ठीक है, whether before or after he or she entered upon his or her until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to him। मींस 2 मंथ पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा कि हाँ आपके ऊपर हमें क्या करना है, सिविल प्रोसीडिंग्स करना है। ठीक है, ये बात होगी गवर्नर की और प्रेसिडेंट की। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशंस इन ए न्यूज़पेपर or by radio or television of a substantially true report of any proceedings of either house of the parliament or either house of the legislature of a state। article 361A।
आर्टिकल 361 एक क्या कहता है, आर्टिकल 361 जर्नलिस्ट को क्या देता है, एक पावर देता है। क्या पावर देता है कि वो क्या कर सकते हैं, आइदर हाउस, चाहे वो क्या हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हाउस हो या हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर हो, अगर वहां से रिपोर्ट, कुछ चीजें सही रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं, अगर वो पब्लिश कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, अगर वो रिपोर्ट सही है तो। और अगर वो रिपोर्ट गलत है, उसके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकता है। ठीक है, ये बातें होगी हमारे 361 ए। 361 ए क्या करता है, 361 एक जर्नलिस्ट को क्या करता है, एक पावर देता है। इसी पावर के अकॉर्डिंग जर्नलिस्ट काम करता है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him her in parliament for any committee thereof article 105। आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी एमपी हो या कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो या कोई भी एमएलए हो, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर कोई भी लायबल, कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते कोई भी कोर्ट, जब तक कि वो हाउस में है, जब तक कि वो हाउस के फ्लोर पे है, तब तक उसके ऊपर कुछ भी चीजें बोला गया हो या कुछ भी चीजें किसी को वोट दिया गया हो, उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। ये एमपी और एमएलए को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया है ये पावर, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by the means, एक पावर दिया गया था आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक पावर दिया गया आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, एमएलए को, एमपी और एमएलए को ये पावर दिया गया है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग दिया गया ये पावर, और एमएलए को आर्टिकल 194 के अकॉर्डिंग ये पावर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन ऑफ द आर्टिकल 14। आर्टिकल 31C एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। क्या एक्सेप्शन है, इट प्रोवाइड्स दैट द लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी contained in clause B or the clause C of article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of article 14। मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो क्लॉज बी है और क्लॉज सी है आर्टिकल 39 का, वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 14 के वायलेशन के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 14 अगर वायलेट हो रहा है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्लॉज बी और क्लॉज सी ये चैलेंज नहीं हो सकता है कोर्ट में। इसलिए आर्टिकल 31C क्या है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, जैसे ही आर्टिकल 31C इंटर करेगा, वैसे ही आर्टिकल 14 गोज आउट हो जाएगा। आर्टिकल 14 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14 बाहर चला जाएगा। आई बात समझ। उसके बाद द फॉरेनर सोवरेन्स एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। फॉरेनर्स रूलर्स जो है, जो फॉरेनर्स ने रूल किया था, उसके बाद एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स क्या करता है, इन इम्यूनिटी को एंजॉय करता है। इस इम्यूनिटी को क्या करता है, एंजॉय करता है फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से क्या करता है, ये इन इम्यूनिटी को एंजॉय करता है। द यूएनओ एंड इट्स एजेंसी एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। यूएनओ और उसका एजेंसी क्या करता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को एंजॉय करता है। ठीक है, ये बात होगी हमारी आर्टिकल 14 की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 की। क्या बात करेंगे, आर्टिकल 15 की। ठीक है, तब तक के लिए आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।